Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start a new chapter, chapter number 6, The Age of Reorganization, जो टिपिस्ट्री ऑफ पास्ट थीम बी का चैप्टर नंबर 6 है. इसका पार्ट 1 हम देखने वाले हैं, हिस्ट्री का चैप्टर है. सो क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसके चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं. ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हैं. अभी तक हमने थीम ए का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये तीनों कंप्लीट कर लिया है. इसके एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह सब बना लिए. थीम बी टिपिस्ट्री ऑफ पास्ट का चैप्टर नंबर 4 हो गया है, 5 हो गया है. अभी हम 6 चैप्टर कर रहे हैं, 7th बच गया है. थीम सी का एक चैप्टर था, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इसके भी एक्स्ट्रा नोट्स, इन सभी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा नोट्स, क्वेश्चंस वगैरह सब बन गए. थीम डी का चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है. चैप्टर 10 बचा हुआ है. थीम ई का चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 12 बचा है. सो चैप्टर 6 कंप्लीट करने के बाद हमारे 3 और चैप्टर्स बचेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फिनिश आवर कोर्स. ओके, सो आई होप प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं. अगर नहीं देखे सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से जो साम्राज्य है वो बढ़ा, या क्या क्या चीजें चेंजेस आए मैप पे, वो हम समझने वाले हैं. सो बाय कंटिन्यूअस लिविंग ट्रेडिशन एंड अ वाइटल पावर ऑफ rejuvenescence, this land has readjusted itself through unnumbered transformation. ये जगदीश चंद्र बोस जी का एक कोट है जो उन्होंने लिखा है. 1917 इनका यहाँ पे ईयर दिया हुआ है. वाइटल पावर मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण और जीवनदायी शक्ति. रेजुविनेशंस मतलब होता है पुनर्जीवन या फिर से किसी चीज को तरोताजा कर देने की क्षमता. तो यहाँ पर बाय कंटिन्यूअस लिविंग ट्रेडिशन मतलब लगातार जो जीवित एक परंपरा है हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो इतना जीवंत है कि हर समय में, किसी भी समय के आप ट्रेडिशन की बात करिए, वो उस वक्त अप्लाई होता है. और पुनरुत्थान, ये इसका मतलब क्या होता है? दोबारा से उत्थान होना, दोबारा से किसी चीज में चेंजेस आना, एकदम से नया हो जाना. इस कारण से, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ट्रेडिशन हमारा लिविंग है, ये हमेशा चेंजेस के लिए रेडी रहता है. हमारी धरती ने, दिस लैंड हैज रीएडजस्टेड, इतनी बार एडजस्ट किया है खुद को ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू कि कोई भी समय आता गया, अपने कल्चर ट्रेडिशंस को उसने जीवंत रखा, हमेशा चेंजेस आते रहे. इसका अगर एक लाइन में सिंपल मीनिंग में बताऊं तो इसका ये है कि भारत की परंपराएं जो रही हैं, हमारे देश की जो परंपरा रही है, वो जीवित और बदलने वाली रही है. ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ट्रेडिशन है जो कभी का आउटडेटेड है, वो आज के समय में लागू नहीं हो रहा. सो हमेशा से हमारे ट्रेडिशंस जो है वो बदलने वाले रहे हैं, समय के हिसाब से ढालने वाले रहे हैं. इन ट्रेडिशंस में खुद को समय के साथ नए हालात के अनुसार ढालने और फिर से उन्हें उभरने की ताकत है. इसीलिए यहाँ कोई बदलाव के बाद भी इसकी संस्कृति और पहचान बनी रहती है. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ यहाँ पर दिया हुआ है एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, जिस समय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इमेजेस आपको दी गई हैं. बिग क्वेश्चंस कौन कौन से कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो सबसे पहले यहाँ दिया है व्हाई इज दिस पीरियड दैट फॉलोड द मौर्यन एम्पायर समटाइम्स कॉल्ड एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. मौर्य एम्पायर जो था उसके जाने के बाद, मतलब उसको खत्म होने के बाद जो समय रहा है, उसे एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, एक तो ये पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम ही क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक में. देन व्हाट वर द वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दैट गाइडेड एम्परर्स ऑफ दैट पीरियड. ये जो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन था, उस वक्त जो एम्परर्स थे, सम्राट थे, उनको कौन सी वैल्यूज यानी कौन सी नैतिक मूल्य थे या कौन सी चीजें उन्हें गाइड करती थी. ठीक है. हाउ डिड फॉरेन इन्वेडर, इन्वेडर मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, आक्रमणकारी जो होते हैं, है ना, जो आक्रमण करते हैं. सो उन लोगों के लिए हाउ डिड फॉरेन इन्वेडर्स एसिमिलेट इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू कल्चरल कॉन्फ्लुएंस. सो फॉरेन इन्वेडर जो हमारे देश पे आक्रमण करने आते थे, वो कैसे इंडियन सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते थे और उसमें घुल मिल जाते थे. एसिमिलेट होना मतलब घुलना मिलना. और उनका कल्चर और हमारा कल्चर मिलकर कैसे कॉन्फ्लुएंस, जहां पर मिलन होता है या कोई दो चीज मिलती है उसे हम कहते हैं ना. सो कैसे ये कल्चर्स डिफरेंसेस जो है ये मिलकर एक जैसे हो गए, या फिर क्या क्या समानताएं, क्या क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, वो सारा हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं. Okay. Now, भविष्य और ध्रुव के थ्रू ही हम चैप्टर रीड करेंगे. सो भविष्य एंड ध्रुव हैड रिकवर्ड फ्रॉम देयर जर्नी टू द मौर्यन एम्पायर. अब वो लोग मौर्यन एम्पायर की जर्नी करके रिटर्न आ चुके हैं एंड वर इचिंग फॉर अनदर एडवेंचर. अब दूसरे एडवेंचर के लिए वो लोग जा रहे हैं. दे डिसाइड टू यूज इतिहास अगेन. इतिहास क्या था, हमने देखा था टाइम ट्रैवल मशीन थी, उसमें दोबारा जाने वाले हैं. एंड लैंडेड इन अ न्यू हिस्टोरिकल पीरियड. अब वो दूसरे हिस्टोरिकल पीरियड में लैंड करेंगे. दे केम अक्रॉस अ कलेक्शन ऑफ आर्ट पीसेस, जो अभी हमने पिछले पेज पे देखा कुछ इमेजेस, वो उन्होंने देखे. ईच वन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर. हर एक आर्ट पीस दूसरे से अलग अलग है. ये देखिए यहाँ पर इमेज में
इसमें आपको कुछ डांसिंग फॉर्म दिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से हमें यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का क्रिएचर्स फॉर्म होता हुआ अलग अलग पैटर्न में, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, तो सब चीजें हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। नाउ लेट्स सी, दे वंडर, अब ये दोनों सोच रहे हैं, कुड दीज आर्टिफैक्ट्स बिलोंग टू मल्टीपल किंगडम्स, क्या ये अलग अलग साम्राज्य की है या राज्य की है, रेदर देन जस्ट वन, या फिर एक ही की है, या फिर एक की ना होते हुए अलग अलग साम्राज्य की है। दे गेस्ड राइट, उनको सही समझ में आया। इन दिस चैप्टर वी विल ट्रैवल ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड, हियर वी गो। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें इस चैप्टर में भविष्य और ध्रुव बहुत लंबे समय को ट्रैवल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, वेरी लिटिल इज नोन अबाउट अशोका सक्सेसर, हम अशोका के बाद कौन से राजा आए, कौन कौन सक्सेसर्स थे, कौन कौन थ्रोन यानी गद्दी पर जो सिंहासन होता है उस पर कौन कौन राजा बैठे, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इट इज जनरली एक्सेप्टेड हाउएवर दैट द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज असैसिनेटेड अराउंड 185 BCE। BCE आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, जब नॉर्मल ईयर्स 1 से स्टार्ट हुए, 2 से स्टार्ट हुए, अभी हम 2025 में है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ तक हम पहुंचे। इससे पहले के समय को हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ये सारे हैं कॉमन एरा, ठीक है, CE। देन बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये एक्सेप्ट कर लिया गया क्या, कि लास्ट जो मौर्यन एम्परर थे उसको किसने हराया था, असैसिनेटेड अराउंड 185 BC। इस समय के अराउंड जो कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र शुंगा, इसने लास्ट मौर्य एम्पायर के जो रूलर थे उसको, राजा जो थे उसको हराया। दिस लेड टू अ ब्रेकअप ऑफ एम्पायर हार्डली हाफ अ सेंचुरी आफ्टर अशोका, एज वी मेंशन इन द लास्ट चैप्टर। हमने पढ़ा था अशोका के समय में जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही इनका जो लास्ट कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग, इसने लास्ट मौर्यन रूलर या एम्परर को हराया, उसके बाद साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ये हमने पहले भी पढ़ा था। नाउ न्यू किंगडम इमर्ज्ड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट व्हिच ऑफन वर अर्लियर ट्रिब्यूटरी किंगडम्स अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, कि मौर्यन एम्पायर के जो अंदर थे सारे किंगडम्स, राज्य, ये सारे टूट के अलग अलग हो गए। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बिकेम वीक, एक्सपोजिंग टू इट टू इन्वेशन फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। ये सब चीजें मैं आपको लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ। जैसे मैंने वहां पर इंडिया का मैप ड्रॉ करके दिखाया था आपको कि हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न, यहाँ पर नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ये वाला जो एरिया इसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो साम्राज्य था वो बहुत वीक हो गया था, है ना, यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग राजा नहीं थे, जिस वजह से यहाँ से फॉरेन इन्वेडर्स, आक्रमणकारी आने लगे और हमारे यहाँ पर लूटपाट या आक्रमण की चीजें देखने को मिलने लगी। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ये जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो साम्राज्य वीक होने लगा, उसी समय को हम कहते हैं एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट हुआ। बाय सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा ही कहा जाता है। एज द एग्जिस्टिंग रीजन्स वर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इनटू न्यू किंगडम्स that were constantly competing to become powerful, the map of India changed significantly in that ages, as did people's life. लोगों की लाइफ चेंज हुई, उसके साथ साथ हमारा जो मैप है इंडिया का, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, कि नए नए राज्य बन रहे थे, जो पहले अलग होना चाहते थे, अपने आप को पावरफुल एस्टैब्लिश करना चाहते थे, वो सब अब होते हुए दिख रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं मैप दिया हुआ है। सो ये वाला पार्ट मैं आपको बता रही थी। पहले इंडिया का मैप हमारा कुछ इस तरीके का दिखता था। ठीक है, अब पाकिस्तान वाला पार्ट इसमें अब नहीं है, इसीलिए अब यहाँ से इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलता है ना, वो छोड़िए। ये पहले इंडिया का मैप था। अब यहाँ पर आपको कुशान्स दिख रहे हैं, शकास दिख रहे हैं, शुंगास दिख रहे हैं, सातवाहना, छेदीस, चेरास, पांड्यास, चोलास, ये सदर्न हमारे किंगडम्स हैं। ये सब देख सकते हैं आप, छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया है ना। यहाँ पर ये इंडो ग्रीक्स हैं। सो ये हमारे मैप में चेंजेस देखने को मिले। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, अब आगे देखते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड द मैप ऑफ मौर्यन एम्पायर। हमने मौर्यन एम्पायर का मैप देखा था चैप्टर में। above is a map of post Mauryan period। अभी जो हमने मैप देखा ना, वो मौर्यन पीरियड के बाद का है। how many kingdoms can you count in the area that were previously under the control of Mauryan empire? ये पूरा जो आपको ग्रीन कलर ये दिख रहा है, ये लगभग मौर्यन एम्पायर में था, है ना। अब देखो शुंगास दिख रहे हैं, सातवाहना दिख रहे हैं, छेदीस दिख रहे हैं, ऐसे अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सब चेंजेस हैं। सो वही यहाँ पे दिया हुआ है। द न्यू किंगडम नाउ competed for territorial control। टेरिटोरियल मतलब, टेरिटरी मतलब होता है धरती से रिलेटेड, लैंड एरिया से रिलेटेड। अब जो नए किंगडम बन रहे थे वो अपने आप को कंट्रोल में अपने आप के अंडर कंट्रोल में लाना चाहते थे बहुत सारी टेरिटरी को। जैसे कोई यहाँ का राजा है, वो चाहता था इस एरिया पे कंट्रोल हो जाए। तो इस कंट्रोल को करने के
कई साधन थे या कई तरीके से किया जाता था, जैसे एक यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। सो पीसफुल मेथड्स लाइक मैट्रिमोनियल अलायंस, मैट्रिमोनियल मतलब शादी के थ्रू, जैसे कोई राजा यहाँ का है, उसने यहाँ की रानी से शादी कर ली, तो इससे क्या होता था, इस एरिया पे एक कंट्रोल आ जाता था इसका। यहाँ पर दिया मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होते हैं, एन अलायंस ऐसे मेल, ऐसे हम ग्रुप्स बोल सकते हैं जो अरेंज होते हैं थ्रू अ मैरिज, जनरली बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिलीज, दो राजघरानों के किसी पर्सन के बीच में शादी का प्रैक्टिस हो जाता है तो उसे मैट्रिमोनियल अलायंस बोलते हैं। इन प्रैक्टिस दिस वुड ऑफन mean a king offering his daughter for marriage into a royal family of neighboring kingdom with the intention of cementing an alliance between two kingdoms। अब किसी ने अपनी बेटी दे दी इस घर में, किसी ने अपना बेटा यहाँ पर दिया, मतलब शादी हो गई। इसके थ्रू ये एरियाज एक दूसरे के रिलेटिव्स या कह सकते हैं दोनों पर बराबर कंट्रोल होने लगता था, ठीक है। नेबरिंग किंगडम्स में जो आस पड़ोस के राज्य हुआ करते थे वहां पर ही मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे। और यूज ऑफ फोर्सेस इन वॉरफेयर, एक तो ये तरीका है कि हमने लड़ाई कर ली, एक तो ये तरीका है कि यहाँ शादियों के थ्रू अलायंस हो जाए, दूसरा तरीका है कि यहाँ के राजा ने इस पे आक्रमण कर दिया, है ना, फोर्स अप्लाई किया, वॉर किए, मीन्स ऑफ गेनिंग कंट्रोल। तो इन तरीकों से कंट्रोल गेन किया जाता था। रिमेंबर दैट देयर वर कांस्टेंट रेसलिंग फॉर कंट्रोल ओवर एरिया अलोंग द बॉर्डर्स, एज गेनिंग कंट्रोल ओवर देम वाज इंपॉर्टेंट टू कीप द किंगडम सेफ फ्रॉम अटैक्स। जो बॉर्डर रीजन हुआ करते थे किसी भी साम्राज्य के या किसी भी राज्य के, उनके ऊपर कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बॉर्डर अगर, जैसे ये एक राज्य है, इसके बॉर्डर अगर वीक रहेंगे तो यहाँ पर कोई भी आक्रमण कर सकता है और कंट्रोल हासिल कर सकता है। इसलिए बॉर्डर एरियाज पे कंट्रोल करना, गेनिंग कंट्रोल ओवर बॉर्डर एरियाज वर वेरी इंपॉर्टेंट। देन टुगेदर विद दोज पॉलिटिकल इवेंट्स देयर वाज अ बर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ठीक है, पॉलिटिकल इवेंट्स तो हो ही रहे थे कि एक दूसरे की टेरिटरी को हथियाने के लिए लड़ाइयां हो रही थी या मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो रहे थे, लेकिन हमें आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में ये भी, और कल्चरल एक्सचेंजेस भी हो रहे थे, ये सब भी देखने को मिल रहा था। वी विल गेट अ पीक इनटू दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन, यही हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखो एक डायग्राम दिया गया है, प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी उस समय की। सो विद इन सब कॉन्टिनेंट शुंगा, छेदी, सातवाहना, चोला, चेरा, पांड्या, ये जो है तीनों, ये सदर्न इंडिया में है, जो नीचे का इंडिया वाला पार्ट है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। डायनेस्टीज फ्रॉम अदर आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जैसे इंडो ग्रीक्स दिखाया मैंने, शकास दिखाया, कुशाना दिखाया, है ना। ये इस मैप में एक बार और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड में इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारे नाम आपको दिए हुए हैं, इंडो ग्रीक, कुशान, शुंग, शकास, है ना, इन्हें इंडो साइथियंस भी कहा जाता है। देन सातवाहना, छेदी, चेरास, पांड्यास, चोलास, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, ये डायग्राम हमने अच्छे से समझ लिया। चलो अब आगे देखते हैं। सर्ज ऑफ द शुंगास, शुंगास के बारे में यहाँ दिया हुआ है। सो पुष्यमित्र शुंगा फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी, ये हमने अभी देखा, कमांडर इन चीफ था, इसने मौर्य के लास्ट रूलर को हराया और फिर शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की, विच रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पर इसने शासन किया। ये देखो यहाँ पर शुंगा डायनेस्टी इस एरिया में थी, ठीक है। नाउ आगे रीड करते हैं। ही परफॉर्म्ड द अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ हुआ करता था, एक परफॉर्मेंस होती थी जिसमें वैदिक रिचुअल्स के थ्रू एक पूजा, हवन किया जाता था। अश्वमेध क्यों कहा जाता है इसे? अश्व मतलब होता है घोड़ा, जिसमें घोड़े का दान किया जाता था, ठीक है। सो उसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था, क्यों? टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ मोस्ट पावरफुल रूलर। पहले के समय में जो अश्वमेध यज्ञ होता था वो पावरफुल राजाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता था। ऑल्दो हिज एम्पायर वाज स्मॉलर देन द प्रीवियस मौर्यन एम्पायर, कंपेयर देयर टू मैप्स, पहले के कंपैरिजन में जो मौर्यन एम्पायर का जो मैप था, हमने देखा था कितना बड़ा कंट्रोल था, उसके कंपैरिजन में शुंगा डायनेस्टी जो वो छोटी थी, स्मॉलर थी, लेकिन ही केप्ट इट सेफ फ्रॉम potential invaders and maintain friendly relations with the Greek after some initial military campaign against them। शुरू में जो बाहर के इन्वेडर्स आते थे, जो आक्रमणकारी आते थे, या कोई आक्रमणकारी पोटेंशियल मतलब हो सकते थे कि वो आक्रमण करे, उससे उसने क्या किया? फ्रेंडली रिलेशंस बना लिए ताकि कोई आक्रमण ना हो। इसने अपने आप को सेफ रखा, अपने जगह को, अपने एम्पायर को। सो ग्रीक्स के साथ शुरू में थोड़ी सी मिलिट्री कैंपेन हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन बाद में उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना लिया। अब कोई फ्रेंड है तो हमारे ऊपर थोड़ी आक्रमण करेगा। बट अगेन द एम्पायर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर हिम, अ सेंचुरी लेटर इट वाज गॉन। जब तक ये पुष्यमित्र था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके कुछ समय बाद ही, लगभग एक सेंचुरी, 100 साल बाद ही, ये जो एम्पायर है शुंगा डायनेस्टी ये खत्म हो गया। द
period witnessed the revival of Vedic rituals and practices, but other schools of thoughts nevertheless continued to flourish. उस समय वैदिक रिचुअल्स, जो वेदा के समय में रिचुअल्स होते थे, रीति रिवाज होते थे, प्रैक्टिसेस होती थी, वो फिर से रिवाइव होने लगे, लोग फॉलो करने लगे। लेकिन इसके साथ साथ और भी ज्यादा जो विचारधाराएं थी, स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब विचारधारा, अलग अलग धर्मों को मानना, अलग अलग विश्वास होना, ये सारी चीजें अभी भी फ्लरिश हो रही थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत जो है, संस्कृत emerged as one of the preferred language for philosophical and literary work। जो लिखने का काम है, जो फिलोसफी है, उसमें संस्कृत लैंग्वेज इमर्ज हुई। डू यू रिकॉल सम एस्पेक्ट्स ऑफ योगा सूत्र इन योर फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग क्लासेस इन ग्रेड 6? हमने योग सूत्र के बारे में पढ़ा था, है ना। दीज योग सूत्र वाज कंपाइल्ड बाय पतंजलि ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो पीरियड है, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, जो हम पढ़ रहे हैं, इस समय में जो योग सूत्र है ना, वो पतंजलि के द्वारा कंपाइल किए गए थे, लिखे गए थे। द शुंगास पैट्रनाइज लिटरेचर। पैट्रनाइज मतलब होता है संरक्षण देना। ठीक है, कोई राजा है, किसी आर्ट, जिसके पास कला है, उस व्यक्ति को संरक्षण देता है, उसके खाने पीने का खर्च उठाता है, रहने की जगह देता है। बदले में वो जो व्यक्ति है, उसको आर्ट और आर्किटेक्चर, जो भी जिसमें पारंगत है या जो भी चीज में एक्सपर्ट है, वो उसको अपनी सर्विसेज देता है। सो द भरहुत स्तूपा, भरहुत एक जगह है जो मध्य प्रदेश में है। आज का जो मध्य प्रदेश है हमारा, वहां एक स्तूपा है। स्तूपा क्या होता है? ऐसे माउंट होता है, इस तरीके का क्रिएचर होता है, पहले भी हम देख चुके हैं। सो भरहुत स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में, प्रेजेंट्स अस विद ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ शुंगा आर्ट। शुंगा जो आर्ट है वहां पर किस तरीके से वो हमें इस स्तूपा में देखने को मिलता है, क्योंकि ये उस पीरियड का है। इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। अशोका समय में बना हुआ है ये। बट शुंगा एडेड ब्यूटीफुली कार्व्ड रेलिंग्स एंड रिलीफ्स डिपिक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम बुद्धा लाइफ। ये जो स्तूपा है भरहुत का, ये बनाया तो अशोक के समय में था, लेकिन बाद में रेलिंग्स वगैरह किसने ऐड की? शुंगा डायनेस्टी के। और उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग्स भी करवाई, स्टोरीज, बुद्धा जो स्टोरीज है बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, वो उस पे कार्व करवाई। दीज आर कंसिडर्ड सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। ये बुद्धिस्ट आर्ट के कुछ शुरुआत के एग्जाम्पल्स हैं। ये आप देख सकते हो, सीन फ्रॉम रामायण इन विच किंग राम इज सीन परफॉर्मिंग द अश्वमेध यज्ञ। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा राम जो है अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं। 19th सेंचुरी पेंटिंग है, ये नेशनल म्यूजियम से लिया गया है। ठीक है, नाउ अश्वमेध यज्ञ जो होता था, ये एक वैदिक रिचुअल था कंडक्टेड बाय मेनी रूलर्स। बहुत सारे राजाएं ये परफॉर्म करते थे ताकि वो डिक्लेयर कर सके उनकी पोजीशन एज अ किंग, कि कितने वो पावरफुल हैं। इन दिस रिचुअल अ हॉर्स अकम्पनीड बाय सोल्जर्स वाज लेफ्ट टू वॉन्डर फ्रीली। इसमें क्या होता था, एक घोड़ा और उसके साथ कुछ सैनिक है ना, छोड़ दिए जाते थे कि जहां तक वो घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है, मान लो कि यहाँ पर यज्ञ हुआ, यहाँ से घोड़ा दौड़ता हुआ इस साम्राज्य में यज्ञ हुआ, दौड़ता हुआ घोड़ा जहां तक जा रहा है, तो यहाँ पे कोई राजा होगा, यहाँ पे कोई राजा होगा, है ना, यहाँ कोई राज्य होगा, यहाँ कोई, जहां का राजा इसको रोकेगा वहां या तो युद्ध होगा या वो हार मान लेगा। तो जहां तक वो घोड़ा दौड़कर चला गया और किसी राजा ने अपोज नहीं किया, वहां तक का साम्राज्य इस राजा के कंट्रोल में आ जाएगा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है। मान लो कहीं के राजा ने लड़ाई करने की ठानी कि नहीं, हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, तो जीत हुई तो वो एरिया बच गया, उसके पास रह जाएगा। अगर हार हुई तो यहाँ पर फिर से इस राजा का कंट्रोल हो जाएगा और घोड़ा और आगे जाएगा। तो इस तरीके से होता है। सो एनी टेरिटरी दैट द हॉर्स क्रॉस्ड अनचैलेंज्ड, जहां पे कोई चैलेंज नहीं हुआ, वाज कंसिडर्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ किंग्स एम्पायर। वो इस राजा का एम्पायर यानी साम्राज्य का पार्ट बन जाता था। इफ एनी रूलर स्टॉप द हॉर्स इट लेड टू बैटल टू डिटरमाइन सुप्रीमेसी। अगर किसी ने घोड़े को रोका तो वहां पे बैटल होती थी, युद्ध होता था कि उन दोनों राजाओं में से कौन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, यहाँ कुछ इमेजेस दी गई हैं, देखिए जैसे पहला है, ये रेलिंग दिख रही है आपको, ये यहाँ पर क्या है, रेलिंग एट भरहुत स्तूपा। भरहुत ये स्तूप है, इसके अराउंड ये रेलिंग्स बनाई गई हैं, ये वाली। देन ये दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं, कार्विंग ऑफ लक्ष्मी ऑन अ रेलिंग, यहाँ पर लक्ष्मी, गॉड लक्ष्मी की कार्विंग की गई है पिलर्स पे, है ना। देन नेक्स्ट ये थर्ड वाला जो है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स, यहाँ पे डांसिंग गर्ल्स हैं, सिंगर्स हैं, गा रहे हैं। देन एलिफेंट्स होल्डिंग अप द व्हील ऑफ धर्मा, यहाँ जो हाथी है ये धर्म चक्र को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ कुछ और इमेजेस दी गई हैं, सम शुंगास कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। जैसे पहला है, पिलर दिया गया है जिसमें ग्रीक वॉरियर दिखाया गया है। एक वॉरियर है, आप यहाँ पे स्वॉर्ड यानी तलवार भी देख सकते हैं, ग्रीक का है ये। सो सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड इमेज में मेल फिगर एक दिया गया है। देन थर्ड में विमेन विद अ चाइल्ड, यहाँ आप देख सकते हैं। फोर्थ में विमेन विद अ फैन, यहाँ पर फैन बना हुआ है, आप देख सकते हो। देन अ वास,
इसी समय का, कब का हम देख रहे हैं, सुंगा डायनेस्टी के समय का। फिर है फीमेल फिगर विद हेयर ऑर्नामेंट्स, जो बाल में क्लिप्स वगैरह भी हम लगाते हैं वैसे उस वक्त क्या ऑर्नामेंट्स होते थे वो चीजें पहनी हुई हैं, टेराकोटा। देन रॉयल फैमिली, ये जो 7th वाला इमेज है रॉयल फैमिली के बारे में दिया गया है। 8th वाले में ब्रॉन्ज बैंगल्स दिए गए हैं जो ब्रॉन्ज के बने, उसके ऊपर एक पतली सी गोल्ड की लेयर चढ़ी हुई है, देखिए कहीं कहीं पे ग्रीन है कहीं कहीं पे गोल्डन है ना, गोल्ड लेयर है। आइवरी की कॉम है, कंघी यहाँ पर दी गई है। फिर है बीट्स ऑफ अ नेकलेस, यहाँ पे एक नेकलेस की मोतियां मिली है, ठीक है। तो ये सब शुंगा डायनेस्टी के समय का है। नाउ अब हम पढ़ेंगे सातवाहना के बारे में। सो फ्रॉम द लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल, शुंगा सीम टू हैव वेज्ड वॉर्स विद मेनी ऑफ देयर नेबरिंग रीजन। हमने देखा शुंगास अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए अपने जो पड़ोसी राज्य वगैरह थे या एरिया थे वहां से वॉर्स कर रहे थे। दिस मे हैव इंक्लूडेड द सातवाहना, तो एक वॉर वो सातवाहना के साथ भी कर रहे थे। मे वर्ड यूज हुआ है, मतलब श्योर नहीं है, बहुत कम हमें इंफॉर्मेशन है इस समय की, ठीक है। हु रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन फ्रॉम 2nd century BC ऑनवर्ड्स टू द साउथ ऑफ शुंगा एम्पायर। हमने सातवाहना का लोकेशन देखा था मैप में कि शुंगा डायनेस्टी ऐसे थी, उसके यहाँ पर नीचे सातवाहना है ना, सदर्न पार्ट में, समटाइम्स रेफर टू एज आंध्राज। ये जो सातवाहनाज है इन्हें हम आंध्राज भी कहते हैं। द सातवाहनाज वर अ पावरफुल डायनेस्टी एंड देयर एम्पायर लार्जली comprised of a present day आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। आज के समय का जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ये वाला पार्ट मिलकर सातवाहनास डायनेस्टी क्रिएट करता था विद डिफरेंट कैपिटल सिटीज एट डिफरेंट टाइम्स। सबकी जो सिटीज थी कैपिटल, जैसे राजधानी होती है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग थी। द मोस्ट फेमस वर अमरावती एंड प्रतिस्थाना या पैठान, ये जो है ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। ट्रेड एंड कॉमर्स अपीयर्स टू हैव फ्लरिश्ड इन सातवाहना किंगडम। बहुत ज्यादा व्यापार, जो कॉमर्स था वो फैल रहा था, फ्लरिश हो रहा था, फल फूल रहा था। कॉइन्स इशूड बाय सातवाहना रूलर्स हैव बीन फाउंड इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात टू आंध्र प्रदेश, इंडियाज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। जो कॉइन्स थे, सिक्के थे सातवाहना के, इस तरीके से, देखो यहाँ पे नाव बनी हुई है ना, जहाज है या नाव जो भी है, तो ये बहुत सारी जगहों पर मिले हैं, गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक, वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, ईस्टर्न पार्ट्स में। इंडियन मैनी कॉइन्स डिपिक्टेड शिप्स, यहाँ पे आपको शिप्स देखने को मिल रहे हैं, सजेस्टिंग द मैरीटाइम ट्रेड वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इससे क्या पता चलता है, मैरीटाइम मतलब क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, समुद्र से रिलेटेड है ना, सी ओशन से रिलेटेड। तो इन सिक्कों से पता चलता है, समुद्र बना हुआ है, नाव बनी हुई है, कि समुद्री व्यापार भी हुआ करते थे, एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार हुआ करते थे। Ships depicted on coin above suggest advanced ship building and navigation technology। ये जो ships दिखाई जा रही हैं, इससे पता चलता है कि उस वक्त की जो नेविगेशन यानी जो समुद्र में आने जाने की टेक्नोलॉजीज हैं या शिप बिल्डिंग, शिप बनाने की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस थी। देन एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड इन कृष्णा गोदावरी सिस्टम विच प्रोवाइडेड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द किंगडम। उस वक्त कृष्णा गोदावरी जो रीजन है जहाँ पे कृष्णा गोदावरी नदियां बहती हैं, वहां पर खेती बहुत अच्छी होती थी और किंगडम को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती थी। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड भरपूर था, अच्छे से फ्लरिश हो रहा था। ये सातवाहना कॉइन है, आप देख सकते हैं इस इमेज में, सी फेयरिंग एक शिप है, 2 मास्ट है, ये वाले जो ऊपर दिख रहा है। और नोटिस हाउ द मास्ट ऑफ शिप्स आर प्रोमिनेंटली डिपिक्टेड विद इंटरेस्टिंग लाइन्स possibly representing sails. The wavy lines below represent oceanic waters. Okay, now next देख लेते हैं। So Satvahana had an active trade network that reached as far as the Roman Empire and included an exchange of goods like spices, textiles, sandalwood, luxury items like gold-plated pearls, ivory, etc. So यहाँ पर active trade हमें trade networks देखने को मिलते हैं जो रोमन एम्पायर तक फैले हुए थे। यहाँ पर क्या क्या एक्सचेंज होता था, मसाले, कपड़े से रिलेटेड चीजें, सैंडलवुड, देन लग्जरी आइटम्स जैसे कि गोल्ड प्लेटेड मोती जो हमने अभी देखी उस तरीके की, आइवरी जो हाथी दांत होते हैं, देन इंपोर्ट्स इंक्लूडेड, और वहां से हम मंगाते क्या क्या थे, कांच की चीजें, परफ्यूम, जो परफ्यूम होती है, ऑइंटमेंट, टॉल्स एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड एडेड रेवेन्यू टू द किंगडम। ये जो व्यापार होते थे उस पे जो टॉल लगाया जाता था, टैक्सेस लगाया जाता था, उससे किंगडम को रेवेन्यू जनरेट होता था। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रिलेटिवली पीसफुल पॉलिटिकल पीरियड फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, पैसों की कमी नहीं थी, चीजें सब अच्छी चल रही थी। पीसफुल पॉलिटिकल पीरियड था, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, पॉलिटिकल बेसिस पे देखे तो भी सब ठीक था। इसीलिए उस वक्त बहुत ज्यादा डेवलप हुआ क्या, लिटरेचर,
आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, टू विच सातवाहना मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, और इन फील्ड में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सातवाहना समय में हुआ। यहाँ एक इमेज दिया गया है, नानी घाट केव्स नियर पुणे लोकेटेड क्लोज टू अ मेजर ट्रेड रूट यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ टोल्स एंड टैक्सेस एंड रेस्टिंग प्लेसेस फॉर ट्रेडर। ये केव्स है, पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई है, यहाँ पर ये जैसे रेस्टिंग प्लेसेस की तरह यूज हुआ करता था, यहाँ पर एक जगह है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो लाइफ अंडर सातवाहना, सातवाहना जो थे उसके समय में, उस समय में लाइफ कैसी थी लोगों की। सो इन सातवाहना ट्रेडिशन प्रिंसेस वर मदर, जो राजकुमार हुआ करते थे, राजा है उसका जो बेटा हुआ करता था, उनका नाम अपनी मम्मी, दस गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज नेम्ड आफ्टर हिज श्री। सो यहाँ पर सतकर्णी एक राजा है या प्रिंस है, वो उनका नाम अपनी माँ के नाम पर पड़ा है जिसका नाम था गौतमी बालाश्री। शी वॉज अ पावरफुल क्वीन हु डोनेटेड लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क एंड हैड एन इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कार्व्ड इन नासिक शोइंग हर इन्फ्लुएंस इन द किंगडम। ये जो रानी थी, यहाँ पर नाम दिया है गौतमी बालाश्री, पावरफुल रानी थी, क्वीन थी, इसने बहुत सारी जमीनें डोनेट की थी, जो साधु हुआ करते थे, मॉन्क्स हुआ करते थे बुद्धिस्ट रिलीजन के, और एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन खुदाई करके पत्थर पे इनके बारे में लिखा गया है जो नासिक में है, ठीक है, उसमें दिखाया गया है कि कितना इन्फ्लुएंस था उनका किंगडम में। नाउ ये देखिए यहाँ लिखा है रानी गौतमी पुत्र सतकर्णी, सो क्वीन ऑफ सातवाहना विद इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट किंग लॉर्ड सतकर्णी सन ऑफ गौतमी। इस तरीके से इस पे नाम जो है वो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। ये जो लिखा है ना सर्कल में, यहाँ पे दिया हुआ है क्या लिखा है, ये मैं रेज कर देती हूँ, रानी गौतमी पुत्रसा श्री सतकर्णी। तो यहाँ पर माँ के नाम पर बेटे का नाम दिया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अनदर सेट ऑफ इंस्क्रिप्शन found at Nanighat caves near Pune focuses on a Satvahana widow queen who remarkably performed several Vedic rituals including the Ashwamedha यज्ञ। एक और इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी हार्ड सरफेस पे पत्थर पे मान लो खुदाई करके कुछ लिखवा दिया गया तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एक और यहीं पर केव के पास इंस्क्रिप्शन मिला है जो एक विडो क्वीन, जो विधवा थी, उस रानी के बारे में, और बताया गया है कि उन्होंने कितने वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं और अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि वैदिक गॉड्स लाइक इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये जो वैदिक काल के जो भगवान थे, देवता थे, इनके बारे में भी इस इंस्क्रिप्शन पे बताया गया है। वी ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ द क्वींस डोनेशन, जो ये रानी थी विधवा, उन्होंने जो डोनेशंस दिए हैं उसके बारे में, दान के बारे में बताया है, जैसे लैंड, जमीन दी है, काउस, गाय दी है, हॉर्सेस, एलिफेंट, सिल्वर कॉइन्स एंड अदर आइटम्स टू ट्रस्ट। जो पुजारी होते हैं, गेस्ट होते हैं, वर्कर्स होते हैं, स्कॉलर्स थे या मॉन्क्स थे, उनको, स्कॉलर्स मतलब होता है विद्वान, इन लोगों को क्या क्या दान दिया है वो सारी चीजों के बारे में उस इंस्क्रिप्शन पे है। ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। मैंने आपको बताया था हम भाषा लिखते हैं जिस स्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो एक हमारी अभी जो हम हिंदी लिखते हैं वो, ये मैंने लिखा विद्वान, ये देवनागरी में है, ठीक है। ऐसे ही एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, स्पेलिंग गलत है, देवनागरी, ठीक है। सो यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, उसमें ये सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। इंक्लूड अ फ्यू न्यूमरल्स दैट इज सिंबल फॉर नंबर्स विच एट टाइम्स रिजेंबल टुडेज शेप एज शोन बिलो। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं कैसे लिखे, जैसे 1 ऐसे लिखा है, 2 ऐसे, 4 को ऐसे लिखा है, 6 ऐसे, 7 ऐसे, 9 ऐसे, 10 ऐसे। दिस इज वन ऑफ मेनी एविडेंसेस शोइंग दैट मॉडर्न न्यूमरल्स अल्टीमेटली ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जो आज के नंबर्स हैं जो हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये इंडिया में ही ओरिजिनेट होते हैं। ये एक और एविडेंस देता है हमें। सो in the above series of numerals which one look somewhat like modern numerals which one don't, कौन सा आज के न्यूमरल से मैच होता है? देखो 7 मैच हो रहा है, 6 मैच हो रहा है थोड़ा बहुत, 1 ऐसे लिखा है हॉरिजॉन्टल, हम ऐसे लिखते हैं, 2 मैच नहीं हो रहा है, 2 हम ऐसे लिखते हैं, फिर 9 नहीं हो रहा है, 10 भी ऐसे अजीब सा है, अलग है ना, अजीब सा तो नहीं कहेंगे, अलग है, आज के समय जैसा नहीं है, ये हमें बताना था। नाउ आगे दिया हुआ है, ये जो सातवाहनास थे, सातवाहना वो डिवोट फॉलोअर ऑफ वसुदेव, अनदर नेम ऑफ कृष्णा। कृष्ण के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। ऑल्दो दे ऑल्सो पैट्रनाइज अदर स्कूल ऑफ थॉट विच फ्लरिश ड्यूरिंग देयर रूल। यहाँ पर अदर स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे कि और जो विचारधाराएं थी, जैसे हमने देखा कि जैन मॉन्क्स के लिए बनाए गए थे, तो ये दूसरी विचारधाराओं को भी पैट्रनाइज करते थे। हिंदी में हम इसे संरक्षण बोलते हैं, केयर करते थे, संरक्षण देते थे। लेकिन जो मेन था, ये बहुत डिवोटेड थे, फॉलोअर्स थे वसुदेव के, जो कि कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया, सातवाहना किंग्स ऑफन ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड टू वैदिक स्कॉलर्स, जैनास, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, हेल्पिंग देम टू परस्यू देयर स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस। वो इतना ज्यादा दान पुण्य करते थे हर रिलीजन के लोगों को, हर जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके लिए। जैसे यहाँ पे दिया है, वैदिक जो स्कॉलर्स हुआ करते थे विद्वान, उनको भी लैंड ग्रांट्स दिया करते थे, उस पर टैक्स भी नहीं लगता था।
जैन बुद्धिस्ट मॉन्क को भी, है ना, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। इन द 3rd century CE द सातवाहना एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम। अब जो सातवाहना एम्पायर था वो अब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लग गया, स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम। सारे राजा जो इसमें एम्पायर के हिस्से हैं वो अपना अपना राज्य बनाने लगे। सेवरल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस इंटीग्रेशन। ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ मतलब ये टूटा, जो एम्पायर इतना बड़ा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रेगमेंटेड मतलब छोटे छोटे टुकड़े होना, डिसइंटीग्रेटेड मतलब भी टूटना, बिखरना। द मोस्ट सिग्निफिकेंस वन वे, तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? बीइंग वीक सेंट्रल कंट्रोल। जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसका कंट्रोल कम होने लग गया था और इकोनॉमी डिक्लाइन होने लग गई थी, अर्थव्यवस्था खराब होने लगी थी। वंस अगेन दिस विल पेव द वे फॉर रीजनल पावर्स टू असर्ट और रीअसर्ट देयर डोमिनेंस एंड एस्टैब्लिश न्यू किंगडम। एक बार फिर से नए रीजनल पावर्स अपने कंट्रोल को बढ़ाने लगे और नए किंगडम स्टार्ट करने की तरफ आगे बढ़ने लगे, है ना, क्योंकि किसी का कंट्रोल कम होगा, किसी की इकोनॉमी खराब होगी तो जो पावरफुल होगा वो अपना कंट्रोल तो करेगा, यही प्रोसेस है, राइट। नाउ आगे यहाँ इमेजेस दी गई हैं, ये कारला केव्स जो लोनावला के पास है महाराष्ट्र में, टू विच सातवाहना कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग देयर रेन। इसमें सातवाहना के समय पर भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। दीज केव्स वर मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे उनके लिए रखा गया था, बनाया गया था। इसमें पिलर्स बहुत मैग्निफिसेंट है, देख सकते हैं कितने विशाल हैं। स्टोन रेप्लिका ऑफ स्तूपा इन सेंटर, ये स्तूपा इस तरीके का शेप होता है ना, उसका एक रेप्लिका बनाया गया है। ये सब रॉकी हिल साइड के आसपास बनाया गया है। ये यक्ष का एक इमेज है। यक्ष क्या है? माइनर डीटी एसोसिएटेड विद नेचर, जो प्रकृति के देवता होते हैं उनकी एक यहाँ पर मूर्ति है। फ्रॉम द पीतलखोड़ा केव्स, महाराष्ट्र में है, जो सातवाहना समय का है, वहां से ये मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कमिंग ऑफ छेदीस। अब सातवाहना वीक हुए तो कोई ना कोई तो आएगा, तो छेदीस का कैसे आना हुआ है पढ़ते हैं। लेट अस गो बैक अ लिटिल, थोड़ा पीछे जाते हैं। डू यू रिमेंबर कलिंगा वॉर? कलिंगा वॉर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो कलिंगा पावर में आया, ठीक है। वहां पर हमने देखा था अशोक ने अपने धर्म का वही चेंज कर दिया था कि अब लड़ाई नहीं करेगा वो, है ना, पीस को अपना लिया था। तो यही कलिंगा की बात हो रही है। तो जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, जब खत्म होने लगा, तो जैसे सातवाहना का हमने देखा वैसे कलिंगा भी पावर में आया, ठीक है। किसके अंडर? छेदी डायनेस्टी के अंदर। अब खारवेला, वन ऑफ देयर मेन रूलर्स वाज अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ जैन टीचिंग। अब जो खारवेला एक राजा का नाम है, कौन से उसके राजा थे? ये छेदी डायनेस्टी के। ये जैन टीचिंग को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, डिवोटी थे। ही वाज समटाइम्स कॉल्ड भिक्षु राजा, इसे भिक्षु राजा भी कहा जाता था या मॉन्क किंग। ऑल्दो ही रिस्पेक्टेड ऑल स्कूल ऑफ थॉट, सभी थॉट्स जो थे, स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, जो विचारधाराएं थी। ऐसा नहीं कि वो जैन टीचिंग को ज्यादा मान रहे तो बाकी रिलीजन को नहीं मानते थे, ऐसा नहीं है। सबको समान विचारधाराओं को इज्जत देते थे, लेकिन मेन जो उनका झुकाव था वो जैन के प्रति था, जैनिज्म के प्रति था। नियर भुवनेश्वर द फेमस उदयगिरी खंडागिरी केव्स, Khandgiri caves developed for Jain monks, feature intricate panels and statues and spacious rooms carved into rock, showcasing the skills of the craftsman. So यहाँ पर ये जो caves का नाम दिया हुआ है उदयगिरी एंड खांदागिरी, I hope I am pronouncing it in a correct way. अगर गलत है तो sorry for mispronouncing it. So इस यहाँ पर caves वगैरह बनाए गए जैन monks के लिए. The design and craftsmanship of these caves make them notable example of rock cut architecture. कैसे पत्थरों को काट के कुछ चीज बनाई जाती है, उसका एक आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट विल टर्न टू इन हायर क्लासेस। इसके बारे में और हायर क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये केव्स का एक फोटो भी आगे दिया हुआ है, हम देखेंगे। सो ऐसा ही एक केव है, वन ऑफ द केव्स प्रोमिनेंटली डिस्प्लेज द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। वहां पर एक इंस्क्रिप्शन है जिसे हम कहते हैं हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, विच रिकॉर्ड्स किंग खारवेलाज अकम्प्लिशमेंट ईयर आफ्टर ईयर। इस इंस्क्रिप्शन में क्या रिकॉर्ड्स लिखा है? जो खारवेला राजा था उसके क्या क्या उसने चीजें हासिल की, अकम्प्लिश की, पूरी की, साल दर साल वो यहाँ पर मेंशन है, इंक्लूडिंग हिज विक्ट्रीज, मिलिट्री कैंपेन्स एंड हिज बेनेवोलेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। बेनिवोलेंट मतलब होता है दया की भावना से, दया। जो उन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए, लड़ाइयाँ लड़ी, कैंपेन्स किए, या दया भाव में आके किसी के भलाई के लिए लोगों की क्या काम किए, वो सब उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। खारवेला ऑल्सो प्राउडली डिक्लेयर्स दैट ही क्रिएटेड अ काउंसिल ऑफ एसेटिक एंड सेजेस। साधुओं की, सन्यासियों की उसने काउंसिल बनाई थी फ्रॉम 100 रीजन्स एंड इज अकम्प्लिश्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्च्यूज, रिस्पेक्टर ऑफ एवरी सेक्ट एंड रिपेयरर ऑफ एवरी टेम्पल्स। सो उसको यहाँ पे दिया हुआ है 100 रीजन्स जो थे,
फ्रॉम 100 रीजन से साधु सन्यासी को बुलाकर उनसे काउंसलिंग बनाई। एकम्प्लिश्ड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्च्यूज, वो रिस्पेक्ट करते थे हर सेक्ट के, हर समुदाय के, और जो टेम्पल्स थे उनको रिपेयरर मतलब दोबारा से उसको पुनर्जीवन देना, पुनरुद्धार करना, कि टेम्पल खराब है तो उसको रिपेयर कराना, ये सब काम करते थे। देन वंस अगेन अ रूलर टेक्स प्राइड इन एक्सटेंडिंग इट्स हिज प्रोडक्शन टू ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स। फिर ये भी सभी स्कूल ऑफ थॉट्स यानी विचारधाराएं जो डिफरेंट डिफरेंट थी उसमें विश्वास रखते थे। दिस इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ व्हाट वी मे कॉल इंडियन एथोस। इंडियन एथोस मतलब इंडिया की एक प्रकृति है, नेचर है। इंडिया में इसी तरीके से सभी धर्मों को, सभी स्कूल ऑफ थॉट को बराबर समझा जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, ये इमेजेस की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर दिए हुए हैं आपके चैप्टर में। तो पहला है उदयगिरी केव्स नियर भुवनेश्वर। ये उदयगिरी केव्स है, देखिए किस तरीके से पत्थरों को काट कर गुफाएं बनाई गई हैं मॉन्क्स के लिए। हाथी गुफा का इंस्क्रिप्शन देखो, कितने बड़े लेख को लिखा गया है पत्थर पे। कुछ हमें साफ नहीं दिख रहा, बट वहां से जो ऑब्जर्वर्स हैं उन लोगों ने इसको पढ़ के और बताया कि यहाँ पे क्या लिखा है। कार्व्ड पैनल शोकेसिंग अ सीन फ्रॉम रामायण, यहाँ रामायण से एक सीन दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं हिरण वाला जो सीन है रामायण में वो यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो इसके साथ हमने चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में ये जो टॉपिक है किंगडम्स एंड लाइफ इन द साउथ, सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लव्ड द वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज लेट मी नो। इफ यू आर लविंग दिस, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।